हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो आज हम लोग अपना वेक्टर वाले सीरीज़ का पार्ट नंबर 6 कवर करेंगे। इसमें आज हम लोग देखेंगे कि कैसे दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो आप देखोगे कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। उसमें से एक को बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट और दूसरा जो तरीका होता है उसको बोलते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज से वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी और आने वाले 3 लेक्चर नंबर 6, 7 और 8 मैं उसमें आपको पूरी स्टोरी समझा दूंगा कि किस तरह से हम लोग वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। सारे इक्वेशंस, एवरीथिंग वी विल कवर आउट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, दो वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। बेसिकली दो तरह की चीज़ें होती हैं। कैसे? अगर मेरे पास ये वेक्टर ए है और एक ये वेक्टर बी है, इनके बीच में थीटा एंगल बन रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस वेक्टर ए का कंपोनेंट निकाल लूँगा वेक्टर बी के अलॉन्ग। तो सोचो, आपको अच्छे से आता है कि वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के अलॉन्ग क्या आएगा, ए कॉस थीटा आएगा। और इधर की साइड पे अगर लगाऊंगा तो यहाँ पे कौन सा आएगा, ए साइन थीटा आएगा। तो हम क्या करते हैं कि वेक्टर ए का कंपोनेंट लिया मैंने वेक्टर बी की तरफ। अब अगर मैं इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो उस सिचुएशन में मेरे को जो प्रोडक्ट मिलती है उसको मैं बोलता हूँ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। इसका एक और नाम भी होता है स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसी चीज़ को। अब ये स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट इस वजह से बोलते हैं कि जब भी दो वेक्टर्स की हम लोग ये डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है, यानी न्यूमेरिकल आंसर आता है। कोई वेक्टर में आंसर नहीं आएगा, एक न्यूमेरिकल आंसर आएगा। कोई भी नंबर आ सकता है, वो 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब ये डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम लोग दो वेक्टर की डॉट लिखते हैं, यानी उनकी डॉट मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, तो ऐसे लिखेंगे। सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अगर मुझे दिखाना है कि इनकी डॉट प्रोडक्ट लिखनी है तो इनके बीच में एक डॉट का सिंबल लगा दिया जाता है। तो ये डॉट पड़ जाती है कि सर दो वेक्टर हैं, इन दोनों वेक्टर के बीच में मैंने क्या लगाई है, डॉट लगाई है। तो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, और यू कैन से द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट की जाती है। दो वेक्टर ए और बी मेरे पास हैं, तो अगर इन दोनों वेक्टर्स की मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ और क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आता है ना, वो आंसर वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होता है, वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तुम्हें ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ नजर आ रहा होगा, तो ये ए और बी दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस केस में ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, या वेक्टर की जगह पहले तो नाम लिखते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे उसको डॉट बोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। या इसके अलावा दूसरा नाम क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट नाम होता है। अब फिर से वही बात कि वेक्टर प्रोडक्ट नाम कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब दो वेक्टर की ये वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर एक वेक्टर फॉर्मेट में आएगा, यानी आई कैप, जे कैप, के कैप के टर्म्स में हमारा आंसर आएगा, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर सपोज मेरे पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, मुझे इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, तो इनके बीच में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जिसे तुम समझते थे आज तक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई नहीं बोलूँगा। ये नहीं कहूँगा कि वेक्टर ए की मैंने वेक्टर बी से मल्टीप्लाई कर दी, मैं ये बोलूँगा कि वेक्टर ए को वेक्टर बी से क्रॉस कर दिया है। तो जब दो वेक्टर के बीच में ऐसा सिंबल लगा मिल जाए तो उसको तुम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ोगे, और जब दो वेक्टर्स के बीच में तुम्हें ऐसा सिंबल लिखा हुआ मिल जाए इसको डॉट प्रोडक्ट पढ़ोगे। और ध्यान रखना, ये डॉट जब बनाओ ना थोड़ा सा डार्क बना लिया करो, नहीं तो कई बार क्या होता है बच्चे कॉपी पे जब डॉट बनाते हैं पता ही नहीं लगता कि उनके बीच में डॉट है भी नहीं है, तो ऐसे बना देते हैं, इतना छोटा सा, वो समझ ही नहीं आता। तो इसलिए डॉट थोड़ा ठीक से बनाया करो, बहुत ज़्यादा डार्क भी करने की जरूरत नहीं है, बट इतना तो हो कि सही से विजिबल हो। ठीक है बच्चों, तो ये डॉट प्रोडक्ट की कहानी होती है, ये क्रॉस की कहानी होती है। क्रॉस की डिटेलिंग तो अगले वाली जब क्लास आएगी वहाँ पे देखेंगे। फिलहाल आज पूरी स्टोरी हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में सीख लेते हैं। ठीक है, चल अब देखो, यहाँ से हमारी स्लाइड आ गई, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। भाई दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, एक को हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, एक को वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। स्केलर का दूसरा नाम डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर का दूसरा नाम क्रॉस प्रोडक्ट। सिंबॉलिक फॉर्मेट में कि अगर दो वेक्टर ए और बी हैं, डॉट करना है तो ऐसे डॉट लगा दूंगा, और अगर दो वेक्टर ए और बी हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो ऐसे कर दूंगा। सर्टेन मेथड होता है, तरीका होता है इनको करने का, वो हम सीखेंगे धीरे धीरे। यहाँ से इनको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोला, यानी दो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट करने के बाद हम देखेंगे आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, जबकि इस केस में आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं इस चीज़ को। तो ये स्लाइड ईजी से इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो, अब इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं अपना वेक्टर इसका डॉट प्रोडक्ट का या स्केलर प्रोडक्ट का। अब देखो, हमारे पास सपोज दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर p है, एक वेक्टर q है, टेल टू टेल मिलके रखे हुए हैं।
तो उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो दो वेक्टर्स की स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होती है कि देखो क्या लिखा हुआ है, वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। अब देखो ऐसे लिखा हुआ है, मैं थोड़ा इसको एनालाइज करा के तुम्हें ईजी करके बताता हूँ। मैंने जो तुम्हें समझाया था, मेरे पास क्या है, मेरे पास सपोज करो कि एक वेक्टर है इस तरह से, ये मेरा वेक्टर p है, बिल्कुल ठीक बात, ये मेरा वेक्टर q है, सही है। अब इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा एंगल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वेक्टर p का प्रोजेक्शन निकाल सकता हूँ ना भाई। वेक्टर p का प्रोजेक्शन मतलब छाया की, यहाँ से अगर रोशनी डालूंगा मैं तो इस वेक्टर p की जो परछाई आएगी वेक्टर q के ऊपर, वो कितने हिस्से में आएगी, वो परछाई वो इतने हिस्से में तो आएगी उसकी परछाई। ये कितना होगा कंपोनेंट, सर ये होगा वेक्टर p का मॉड। भाई हमें लोगों को मॉड्यूलस लेके चलना पड़ेगा, p कॉस थीटा। तो क्या आएगा कंपोनेंट इसका, p कॉस थीटा आएगा। यानी वेक्टर p का कंपोनेंट आपने q की तरफ निकाल लिया, q की डायरेक्शन में निकाल लिया। अब सिंपली क्या करना है, इन दोनों को उठा के मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि भाई क्या करना है, p कॉस थीटा लिखा हुआ है, ये है, ठीक है भाई। इसके अलावा मेरे पास q है, वेक्टर नहीं लगाने, ध्यान रखना वेक्टर मैंने उड़ा दिए इनके। तो क्या आ गया सर, पी क्यू कॉस थीटा आ गया। भाई ये जो आया है इसी को तो बोलते हैं वेक्टर p और वेक्टर q की डॉट प्रोडक्ट। समझ में आ रही है बात। तो चाहे तो इसको इस फॉर्मेट में लिख लो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा सा एडवांस फॉर्मेट लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर p डॉट वेक्टर q इज इक्वल टू, इस p को क्या लिखोगे, वेक्टर p का मॉड, q को क्या लिखोगे, वेक्टर q का मॉड इनटू कॉस थीटा। इससे भी कोई फर्क थोड़ी ना पड़ जाएगा। मुझे बताओ, आपको अच्छे से समझाया था कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ एक ही होती है, ये और ये एक ही चीज़ होती है। समझा चुका हूँ जब मैग्नीट्यूड निकालना सिखाया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर्स अगर p और q हैं, इनकी डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होती है कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनटू में कॉस थीटा। कॉस कंपोनेंट क्यों आया, समझ में आया ना भाई। आप इस वाले वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालोगे इसके ऊपर तो ये p कॉस थीटा ही तो आएगा, तो इसलिए कॉस आना ऑब्वियस सी बात है। तो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि किस तरह से हमारा स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन होता है। अच्छा, अब यहाँ पे कॉस थीटा, ये थीटा क्या है, ये थीटा उन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है जिनकी डॉट प्रोडक्ट की जा रही थी, ठीक है। तो थीटा आपको पता होना चाहिए। सर ये थीटा क्या था, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स डिनोट्स द क्रॉस डॉट प्रोडक्ट। तो जिन दो वेक्टर की डॉट कर रहे थे उनके बीच में जो एंगल था वो ये थीटा है। इतनी बात समझ में आ गई। बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन समझाया कि दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होती है। अच्छा ठीक है, देखो थोड़ा सा सोच लो ना यहाँ पर ही कि आपके पास वेक्टर p का मॉड्यूलस है, ये एक स्केलर क्वांटिटी कोई नंबर आएगा, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, कॉस थीटा से एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो आंसर एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो आएगा, कोई वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी ना आएगी। इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि आंसर एक स्केलर आता है हमारे पास। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कहानी को लेके चलते हैं आगे, क्वेश्चंस भी कराऊंगा अच्छे अच्छे, टेंशन मत लो। एग्जाम्पल की बात करें, एक बार बच्चे एग्जाम्पल पूछते हैं स्केलर प्रोडक्ट का या डॉट प्रोडक्ट का। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है वर्क डन। कैसे, ये एक ब्लॉक था मेरे पास, इस ब्लॉक पे F अमाउंट का मैंने फोर्स लगाया थीटा एंगल पे हॉरिजॉन्टल से। तो इस F के दो कंपोनेंट कर लीजिए, एक कंपोनेंट कैसे आ जाएगा, एक कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा F साइन थीटा, और एक कंपोनेंट तुम्हें नजर ही आ रहा है इस डायरेक्शन में, कौन सा, F कॉस थीटा। तो इस F वेक्टर के, ये F वेक्टर तो गायब हो गया, इसका तो कोई रोल नहीं रहा। तो F के दो कंपोनेंट आ गए, F साइन थीटा और F कॉस थीटा। समझ में आती है बात। अब ऑब्जेक्ट पे जब आपने इतना फोर्स लगाया था तो ऑब्जेक्ट मूव होके यहाँ से यहाँ पे आ गया था। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसमें, S डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये S डिस्प्लेसमेंट किसने कराया, ये F कॉस थीटा वाले ने तो कराया, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, इसी की वजह से तो चल के आगे गया ये। तो हमने क्या करा, F कॉस थीटा की मल्टीप्लाई किससे कर दी, डिस्प्लेसमेंट से कर दी, क्योंकि भाई तो फोर्स हो गया, फोर्स की जगह हमने F कॉस थीटा लिख दिया, डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिख दिया हम लोगों ने, S लिख दिया। तो जब इसकी जगह F कॉस थीटा लिखोगे, इसकी जगह S लिखोगे, तो क्या आएगा सॉल्व होके, F S कॉस थीटा ही तो आएगा। और इसको क्या लिख पाओगे, सर इसको लिखने का बेस्ट ऑप्शन है वेक्टर F डॉट वेक्टर S। आई बात समझ में। तो यानी दो वेक्टर की हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट करी है और आंसर क्या मिला है, आंसर वर्क डन मिला है। और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होगी, नहीं होगी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करने के बाद तो आंसर एक स्केलर आता है, तो इसलिए W के ऊपर वेक्टर मत लगा देना। देखो साफ साफ फॉर्मूला नजर आ रहा है। तो जो डायग्राम है ना स्लाइड का, मेन आपको वो बनाना है, जो कहानी में करके दिखा रहा हूँ इसको करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है स्लाइड में। तो देखो W इज इक्वल टू F डॉट S, दो वेक्टर की डॉट करी, F डॉट S क्या होगा, F का मैग्नीट्यूड S का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो F S कॉस थीटा। आप लोगों को जब 9th क्लास में क्वेश्चन कराए जाते थे तो वहाँ पे ये बोला जाता था
कि एक ब्लॉक है मेरे पास, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, वो यहाँ पे चला गया, तो सिंपल तुम क्या करते थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा दिया करते थे, कॉस थीटा की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ा करती थी। क्यों? क्योंकि भाई अगर आपने फोर्स भी एक ब्लॉक पे सेम डायरेक्शन में लगाया है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो एंगल तो ये वैसे भी 0 डिग्री का हो गया, तो cos 0 तो 1 हो जाएगा। तो इसलिए आपको cos 0 के बारे में बताया नहीं जाता था, आपको बोला जाता था कि वर्क क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लाई होती है। तो ध्यान रखिएगा कि वर्क, हाँ हमारे पास यही है। अब मैथमेटिकली डॉट प्रोडक्ट में जब वेक्टर सीख गए तो कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और स्केलर प्रोडक्ट से आंसर हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है, इसलिए वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये वेक्टर नहीं हो सकता। देखो डिटेल में यहाँ पे समझाइए, जो मैंने ये कहानी करके दिखाई है ना, यहाँ लिखी हुई है प्रॉपर्ली। वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स कितना लगा, एफ कॉस थीटा लगा ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो एफ कॉस थीटा लिख लिया, इनटू में एस, इसको अरेंज कर दिया और इसको क्या लिख सकते हो, एफ डॉट एस। तो बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो इस तरह से वर्क डन वाला एग्जाम्पल हम दे सकते हैं अगर हमसे स्केलर प्रोडक्ट का कोई एग्जाम्पल पूछा जाता है। अच्छा, इसके अलावा भी कोई एग्जाम्पल हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। एक पावर का एग्जाम्पल हो सकता है। पावर का एग्जांपल कैसे हो सकता है भाई? देखो आप लोगों ने पावर पढ़ी हुई है। पावर भाई नॉर्मली इलेक्ट्रिक पावर की बात कर लो, मैकेनिकल पावर की बात कर लो, क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, यूनिट टाइम में किया गया वर्क ही पावर कहलाता है। थोड़ी सी कहानी चेंज कर लेते हैं, ये मुझे पसंद नहीं आया वर्क डन वाली कहानी, तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे वर्क डन को, देखो W मेरे पास लिखा हुआ था, इस W को मुझे गायब करना है, तो W की वैल्यू को मैं क्या लिखूंगा, मुझे अच्छे से पता है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है भैया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या आ गया मेरे पास, T आ गया। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मेरे पास क्या आया, अपॉन में T आ गया। तो यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात करूँ तो उसको तो मैं वेलोसिटी लिख सकता हूँ, तो क्या आएगा, वेक्टर F डॉट वेक्टर V। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स और वेलोसिटी का अगर डॉट प्रोडक्ट कर दोगे ना तो भी तुम्हें पावर मिल जाएगी। तो पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है भाई, तो मैंने क्या करा, P इज इक्वल टू F डॉट V से पावर भी कैलकुलेट करके तुम्हें दिखा दी। तो आपको दो एग्जाम्पल पता लग गए अब स्केलर प्रोडक्ट की, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली। ठीक है, याद करो आपको वर्क डन वाला फॉर्मूला जब आपको कराया था लास्ट वाली क्लास में, आपको एक क्वेश्चन भी कराया था जहाँ पे F डॉट एस डायरेक्टली दो चीज़ों की डॉट प्रोडक्ट कर दी थी, क्योंकि हमें अच्छे से पता लग गया अब तुम्हें क्लियर हो गई होगी वो बात कि हाँ वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है, और डॉट प्रोडक्ट से आंसर हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो इसलिए वर्क डन भी स्केलर और इसलिए पावर भी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इजी सा इसके ऊपर बेस्ड। इफ फोर्स इतने न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी एंड डिस्प्लेसेस इट बाय इतने मीटर, इतने अमाउंट का फोर्स लगा किसी पे और उसने उसे इतने मीटर डिस्प्लेस कर दिया, द वर्क डन बाय द फोर्स। आपसे वर्क डन पूछा है तो सर वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सॉल्यूशन है ना। अभी तक डॉट प्रोडक्ट सिखाई नहीं है, बट वही पुराने वाली बात की तरह तो हमें लोगों को आ ही गया, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे। अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीख लेंगे कि वो कैसे हम आती है हमें, कि डॉट प्रोडक्ट ये आती कैसे है, वो बात की बात है। फिलहाल तो कर लो क्वेश्चन को सॉल्व अपने। तो ये F वाला वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वाला वेक्टर कौन सा है, ये वाला है हमारे पास। डॉट प्रोडक्ट करनी है, अबे डायरेक्ट कर रहा हूँ, बाद में सिखा दूंगा कि कैसे आती है। क्या बताया था कि आई कैप के पास जो लिखा हुआ है, आई कैप के पास जो लिखा हुआ है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 9, प्लस लगाओ। फिर देखो हमारे पास जे कैप के पास क्या लिखा हुआ है, +4, यहाँ भी क्या लिखा हुआ है +4, फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, कितना हो गया 25 जूल वर्क आ गया नहीं आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर बी। तो देख लो आराम से हम लोगों ने वेक्टर क्वांटिटीज में हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे रखे थे, स्टिल हम लोगों ने आसानी से वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलो अब बात आती है डॉट प्रोडक्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पे कि क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं डॉट प्रोडक्ट के पास जो हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो अब डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। तो हेडिंग आप ये डाल लोगे, एक एक करके प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का, वो हमेशा स्केलर गिवन करता है। हमें अच्छे से समझ में आ गई बात, स्केलर क्वांटिटी आती है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन ये चीज़ आ गई, अगर दो सेम वेक्टर हैं, देखना ए वेक्टर इनकी डॉट करूंगा तो सिर्फ a² आ जाएगा, या फिर इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, और वेक्टर a का मॉड इसका स्क्वायर। समझ में आ रही है ना बात, मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर है उस पर मॉड लगा हुआ है और उसका स्क्वायर है, तो उसको कैसे लिख सकता हूँ, वेक्टर a डॉट वेक्टर a, ऐसे तो लिखोगे। या फिर सपोज तुम्हारे पास कोई वेक्टर है, वेक्टर p प्लस वेक्टर q लिखा हुआ है, इस पे मॉड लगा के स्क्वायर लिखा हुआ है, तो उसको कैसे लिख सकते हो,
वेक्टर p प्लस वेक्टर q, है ना, और डॉट प्रोडक्ट में दोबारा से वेक्टर p प्लस वेक्टर q। समझ में आ रही है बात? तो मतलब अगर किसी वेक्टर के मॉड पे स्क्वायर है तो उस वेक्टर को आप 2 बार डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हो। ये चीज़ काफ़ी काम आती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसा कैसे हुआ, ये आया कैसे, तो उस चीज़ को देख लो। तो आपको वेक्टर ए और वेक्टर ए की डॉट करनी है, तो इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, ए लिख दिया, इसका मैग्नीट्यूड ए लिख दिया। अब दोनों वेक्टर की शक्ल एक जैसी है, जब दोनों वेक्टर की शक्ल एक जैसी है तो इनके बीच में कितना एंगल होगा, इनके बीच में ऑब्वियस सी बात है 0 डिग्री का एंगल होगा, पैरेलल वेक्टर हैं। तो cos 0 लिख दिया, cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो a और a कितना आ गया, a स्क्वायर आया। तो इस तरह से आपके पास ये a डॉट ए, वेक्टर a डॉट वेक्टर a स्क्वायर के इक्वल बना। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, इस चीज़ को अप्लाई करना भी सिखा दिया, ऐसे अप्लाई होगा, थोड़ी सी बात अभी बता दूंगा अभी आगे। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है कि भाई हम यहाँ से 2 वेक्टर के बीच में एंगल भी निकाल सकते हैं। अगर 3 डायमेंशन में 2 कॉम्प्लिकेटेड से वेक्टर हैं और मुझे उनके बीच में एंगल निकालना है, हम हमेशा प्रेफर करते हैं डॉट प्रोडक्ट। फॉर्मूला लिखा मैंने, a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ से ये बन जाएगा, भाई दोनों वेक्टर के डॉट लिखूंगा ऊपर, अपॉन में दोनों का अलग अलग मॉड्यूलस यानी उनका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इतनी सी बात हो गई। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी काफ़ी काम आएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अच्छा, जो ये वाली चीज़ है पहले वाली, इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन आप लोगों को कराया था, आपको अच्छे से याद हो कि मेरे पास एक वेक्टर p है, a और b भी हो सकता है a और b हो, इतना तो मुझे याद नहीं है, कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉड किसके इक्वल है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b के मॉड के इक्वल है। तो a और b के बीच में एंगल पूछता है। वहाँ पे याद करो पैरेललोग्राम लॉ से फॉर्मूले खोले थे और तब आपने एंगल निकाला था, 90 का एंगल आया था शायद से। तो इसी चीज़ को करने का दूसरा तरीका मैंने आपको कहा था कि जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये मुझे गिवन किया हुआ होगा, मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर लूँगा। अब स्क्वायर करते ही एक चीज़ याद आएगी कि कोई भी वेक्टर है उसके मॉड का स्क्वायर हुआ है, तो किसी भी वेक्टर के मॉड का अगर स्क्वायर हुआ है तो उस वेक्टर को तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 बार डॉट में। तो क्या करेंगे, इस वाले वेक्टर को वेक्टर a प्लस बी, इसको 2 बार डॉट प्रोडक्ट में लिख लेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ यूज़ करिए, जो अभी अभी पढ़ाई है उसका एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ। तो ऐसे ही इस वाले वेक्टर को भी कैसे लिख लो, 2 बार डॉट प्रोडक्ट में आप लिख लीजिए। तो वेक्टर्स को आपने डॉट प्रोडक्ट में लिख लिया इस तरह से। थोड़ा सा सॉल्व कर लो भाई, इसकी ब्रैकेट खोल लो ना, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे आगे ऐसे करते रहो। तो वेक्टर a डॉट बी प्लस, ठीक है, तो एक मिनट रुको, जस्ट अ मिनट, मैंने a डॉट ए नहीं करा। तो पहले आएगा वेक्टर a डॉट ए, फिर आएगा वेक्टर a डॉट बी, है ना, सिर्फ ब्रैकेट खोलने हैं, फिर ऐसे b की मल्टीप्लाई करो b डॉट ए, और फिर ऐसे ही आएगा b डॉट बी। ठीक है, तो इस साइड से आया, उधर की साइड से यहाँ पे ओपन करोगे तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो। तो वेक्टर a डॉट ए, ठीक है, माइनस नीचे लिख देता हूँ, माइनस वेक्टर a डॉट बी माइनस b डॉट ए, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस b डॉट बी। इस तरह से सारे ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे। ध्यान से देखोगे तो वेक्टर a डॉट ए से कट गया, b डॉट बी से कट गया। अच्छा, यहाँ पे a डॉट बी डॉट ए, देखो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना, ये कॉम्यूटेटिव लॉ होता है, फॉलो होता है, चाहे तो आप a डॉट बी कर लो चाहे b डॉट ए कर लो, तो यहाँ पे आंसर सेम ही आता है। तो इससे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो a डॉट बी और ये भी a डॉट बी, तो ये 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी हो गए। यहाँ से भी a डॉट बी जब इक्वल टू के इस साइड आ जाएंगे तो ये 4 टाइम्स ऑफ a डॉट बी हो जाएगा। ठीक है भाई, 4 टाइम्स ऑफ a डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से फॉर्मूला लगा सकते हो a डॉट बी का, क्या लगाओगे, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b कॉस थीटा। देखो यहाँ पे ऊपर करके दिखा देता हूँ, ये चीज़ सब समझा रहा हूँ, तुम लोगों को देखते रहो। तो जब 4 टाइम्स ऑफ a डॉट बी में लगाओगे, 4 को तो गायब कर दो 0 के नीचे, तो a b कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 बचेगा, थीटा कितना आ जाएगा, थीटा 90 डिग्री का आया या नहीं आया। तो उस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से भी किया जा सकता था, कहीं बुक में देखोगे ना तो वाला क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व मिलता है, बट मैंने आपको दूसरा तरीका भी वहाँ पे बता दिया था। तो आपको एक क्वेश्चन 2-3 तरीके से आते हैं हम करने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अप्लाई करके क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर लिया। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी समझ में है तुम्हें, ठीक है, एंगल निकालना भी सिखा दूंगा, अभी प्रॉपर्टी तो पढ़ लो सारी। इसके बाद 4th प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, यानी 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, कि एक वेक्टर ऐसे दूसरा वेक्टर ऐसे 90 डिग्री पे काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब 100% उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, 0 आएगी। ऐसा क्यों, लिख लो, a डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। आपने कहा 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा कितना हो गया, 90 का हो गया, कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो a डॉट बी कितना आया, 0 आया। तो यानी कि दोनों तरीके से समझ लो,
अगर ए डॉट बी 0 है तो ये समझ जाना कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, या फिर अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो पक्का उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0 होगी। ये भी बड़ा काम आएगा, इस पर भी एप्लीकेशन आएंगे, सिखाऊंगा भी आगे। तो दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, या फिर अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 हुआ करती है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अब ये यूनिट वेक्टर्स हैं, सबको अच्छे से पता है। ये आई कैप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है, जे कैप वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है, के कैप जेड एक्सिस के अलॉन्ग। ये यूनिट वेक्टर हैं जो टोपी पहने हुए बैठे रहते हैं। अब अगर आई और आई कैप की डॉट करूं, जे और जे कैप की डॉट करूं, के और के कैप की डॉट करूं, इनमें से कुछ भी करो, आई डॉट आई भी वन होता है, जे डॉट जे भी वन होता है, के डॉट के भी वन होता है। यानी सेम टू सेम टाइप के यूनिट वेक्टर अगर हैं उनकी डॉट करने पे वन आंसर आता है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना, कहीं पे अगर आई नाम से वेक्टर आ जाए ना, वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई, तो ये वन नहीं हो सकता। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आई नाम कोई रिजर्व थोड़ी ना कर लिया किसी ने आई के ऊपर वेक्टर लगा के दे दिया, तो भैया वेक्टर लगा के दे रखा है, अब इसका आंसर वन नहीं होनेगा। वन आंसर तब आएगा जब ये इनके ऊपर टोपी पहन रखी हो उन लोगों ने, यानी कैसे हो, ये यूनिट वेक्टर हो। क्योंकि देख लो आई डॉट आई मैंने तीनों में से एक सॉल्व करके दिखा रखा है यहाँ पे। इसका मैग्नीट्यूड हाँ, दूसरे का मैग्नीट्यूड हाँ, cos 0, क्यों, दोनों एक जैसे वेक्टर है ना, सेम शक्ल के वेक्टर हैं। आई कैप भी इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, दूसरा आई कैप भी इस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, तो एंगल कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से कितनी वैल्यू हो गई, 1। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के कैप में अगर हैं तो हमेशा आंसर क्या होता है, 1 होता है। सर क्यों पढ़ा रहे हो भाई, सब काम आएगी ये चीज़ भी, अभी आगे सब दिखा दूंगा। अगला देखते हैं। अब की बार उल्टा, साथ ही चेंज कर दो इनके, आई के साथ जे, जे के साथ के साथ आई। तो भैया अगर अपोजिट टाइप के आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं अलग अलग तरह के, तो इनका आंसर आएगा 0। अगर आई और जे की डॉट कराओ, जे और के की, इनमें से कुछ भी कराओ, तो आंसर क्या आएगा, 0। इसमें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आई पहले लिखा हुआ है, जे पहले लिखा हुआ है, क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है। आई डॉट जे इज सेम एज जे डॉट आई, तो ये और ये एक ही बात है। यहाँ पे डॉट की बात कर रहा हूँ, क्रॉस में ऐसा नहीं होता, क्रॉस प्रोडक्ट में काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो यहाँ पे आई डॉट जे लिख लो या जे डॉट आई लिख लो, डजेंट मैटर। तो यहाँ पे आंसर 0 आएगा। कैसे करके देख लो, आई डॉट जे पे फॉर्मूला लगाया, इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 90। क्यों, आई कैप तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है और जे कैप वाई के अलॉन्ग होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि एंगल 90 का ही आना है दोनों के बीच में। तो कॉस 90 0 हो गया। इसका ये यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, आंसर कितना आया, 0 आया। तो यानी इस तरह की सिचुएशन अगर आएगी तो आंसर होगा 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता दी, एक बार लिखी हुई है यहाँ पे कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब चाहे तो आप ए डॉट बी कर लो, चाहे आप बी डॉट ए कर लो, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सिमिलर होते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं हम लोग वेक्टर का। जैसे वेक्टर ए डॉट, अंदर लिखा हुआ है बी प्लस सी वेक्टर, तो आप इस वेक्टर ए को डॉट के साथ दोनों के साथ लेके जा सकते हो। यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ऐसे लिख दो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो बड़ा आसानी से डिस्ट्रीब्यूट करना भी अलाउ नहीं है, कोई मना नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दो वेक्टर थे, इनके बीच में डॉट लगी हुई थी, बट बीच में ये दो लोग आ गए, इनके बीच में एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा, ये दो लोग चिपक के बैठ गए, ए के पास एम आ गया, बी के पास एन आ गया। तो ये डॉट प्रोडक्ट कैसे हो, अब तो इन एम और एन को साइड में हटा दो और डॉट प्रोडक्ट ऐसे दिखा दो। तो यानी डॉट प्रोडक्ट तो दो वेक्टर के बीच में ही होगी। एक ऐसा नहीं हो सकता कि एक वेक्टर ए है और एक स्केलर है लाइक एक्स है ना, इसकी डॉट प्रोडक्ट है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। डॉट प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट हो, कोई सी भी हो, होगी हमेशा दो वेक्टर के बीच में ही। एक से आंसर स्केलर आएगा तो इसलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट बोल दिया, एक से आंसर वेक्टर आएगा तो इसलिए उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोल दिया। बट ये दोनों टाइप की प्रोडक्ट होती दो वेक्टर के बीच में ही हैं। ठीक है, तो ये दो बीच में रास्ते में रुकावट बन रहे थे, इनको उठा के अलग हटा दिया, तो ये एक साथ बैठ गए दोनों स्केलर। डॉट किसकी हुई अभी भी, डॉट तो वेक्टर क्वांटिटीज की ही हुई। एग्जाम्पल के तौर पे कहीं पे ऐसा अटक गया 3a वेक्टर इन डॉट 5b वेक्टर, अब कैसे कर दूं डॉट, तो भैया 5 को अलग हटाओ 3 के साथ, तो 5 3 जा 15 अलग हट गया, तो a डॉट b बचा। तो ऐसे इस चीज़ को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, 9 प्रॉपर्टीज हमारी हो गई। एक और प्रॉपर्टी, नाउ द मेन मेजर रूल। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
एक वेक्टर को 3 डायमेंशन में डिवाइड करके दे दिया आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में, ऐसे ही दूसरा वेक्टर को डिवाइड करके दे दिया आई जे के और के टर्म्स में, पूछा है डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। आपको क्या सर पुराने वाले फॉर्मूला लगा लो ए बी कॉफ थीटा कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉफ थीटा, ठीक है, मॉड ऑफ ए निकाल लेंगे, मॉड ऑफ बी निकाल लेंगे, कॉस थीटा, थीटा कहाँ से लाओगे? क्या तुम्हें एंगल दे रखा है? तुम्हें सिर्फ 2 वेक्टर दे रखे हैं और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, नथिंग एल्स हियर। आपसे पूछा है कि डॉट प्रोडक्ट बताइए, तो भाई साहब डॉट प्रोडक्ट करनी अब आनी चाहिए। याद करो एफ डॉट डी निकाला था ना वर्क डन में, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। डायरेक्टली आपने आई कैप के कॉफिशिएंट की मल्टीप्लाई कर दी थी, जे कैप वालों की कर दी थी, के कैप वालों की कर दी थी। तो वो आया कैसे था वो स्टोरी यहाँ पे है। एग्जाम में नहीं आएगी ये कुछ भी, बट ये तरीका तो सीखना पड़ेगा ना। जब तक मेथड नहीं पता होगा तब तक तो चीज़ें रटनी पड़ेंगी, सीधी सी बात है। तो इट्स बेटर कि चीज़ें रटनी ना पड़े, हम लोगों को तरीका समझ में आ जाए कि अच्छा ये चीज़ ऐसे आई थी, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है उस तरह से सब चीज़ों को पढ़ने में। तो मैंने कुछ नहीं करा सॉल्यूशन में, ए डॉट बी मेरे पास था, वेक्टर ए की वैल्यू लिखी, देखो ध्यान से कर्सर को देखते रहना, वेक्टर ए की वैल्यू लिखी, डॉट लगाया, हाँ डॉट लगाया, फिर वेक्टर बी की वैल्यू लिखी। अब आपके पास 2 ब्रैकेट हैं, एक में 3 कंपोनेंट है, दूसरे में भी 3 कंपोनेंट है। जब इनको ओपन किया जाएगा मैथमेटिक्स लगा के, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट तो तुम कर सकते हो, तुमने पढ़ लिया, तो टोटल 9 कंपोनेंट आ जाएंगे। देखो ये सारी जो कहानी आई है ना, 9 कंपोनेंट आए हैं, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके कैसे किया होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपने इसको पकड़ा, आपने इस पहले कंपोनेंट को पकड़ा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करवाई। अब देखना कैसे कैसे आया होगा मेरी बात। ए एक्स आई कैप की मल्टीप्लाई बी एक्स आई कैप के साथ। अब ए एक्स बी एक्स कबाब में हड्डी बन रहे हैं, बीच में अटक गए, तो इनको ए एक्स बी एक्स को साइड में हटा के रख दिया। डॉट प्रोडक्ट किसकी होगी? आई और आई कैप यानी वेक्टर क्वांटिटीज़ की होगी। बात समझ में आ गई? तो हमारे पास जो ये पहले वाला कंटेंट आया है, ये कंटेंट इसकी मल्टीप्लाई इससे करने के बाद आया, ठीक बात। ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, तो ए एक्स बी वाई को साइड में हटाओ, बिल्कुल ठीक बात है। आई कैप की मल्टीप्लाई जे कैप के साथ कर दो, डॉट ही तो करनी है, डॉट ही तो लग रहा है भाई, तो ये हो गया। तो ये अगला कंपोनेंट आया, ठीक बात। इसके बाद क्या करा, इसी को पकड़ के रखो, अभी ए एक्स आई कैप की मल्टीप्लाई इस लास्ट वाले से करो, तो ए एक्स और बी जेड, ए एक्स बी जेड लिखा हुआ है, आई कैप डॉट के कैप, समझ में आ रही है बात। तो 3 कंपोनेंट ऐसे आए। फिर इसी तरह से नंबर आया इसका, इसकी मल्टीप्लाई इन तीनों में करी, तो ये 3 कंपोनेंट नीचे वाले आ गए। फिर तीसरे वाले का नंबर आया, इसकी मल्टीप्लाई इन तीनों में करी, फिर ये 3 कंपोनेंट आ गए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सारी चीज़ें जो पढ़ाई हुई हैं सब अप्लाई हो रही है यहाँ पे। आप याद करो कि आपके पास क्या क्या आई डॉट जे, लाइक जैसे आई डॉट जे है, ये जो मैं काट रहा हूँ ब्लू कलर से, ये 0 हो जाएगा। क्यों? आई डॉट जे जे डॉट आई 0 तो था आपके पास, तो ये 0 हो गया। आई डॉट के वाला 0 हो गया, के डॉट जे वाला 0 हो गया, जे डॉट के वाला 0 हो गया, आई डॉट के वाला 0 हो गया, है ना, आई डॉट जे वाला 0 हो गया। तो अब ध्यान से देखो, 9 में से 6 कंपोनेंट तो 0 ही हो गए भाई। आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट के डॉट जे, अपोजिट वाले आ रहे हैं ना, ये तो सब कॉस एंटी की वजह से 0 हो जाएंगे, तो 6 कंपोनेंट तो खत्म हो गए। अब यहाँ पे आई डॉट आई कितना होगा? 1, तो सिर्फ ए एक्स बी एक्स बचा। बातों को सुनते रहना, बहुत आसान है। जे डॉट जे 1, ए वाई बी वाई बचा, के डॉट के 1, ए जेड बी जेड बचा। तो क्या प्रॉपर्टी पढ़ाई हुई काम आई नहीं आई? अगर वो प्रॉपर्टी ना पढ़ाता तो तुम पूछते ये कैसे आ गया, ये के डॉट आई 0 कैसे हो गया, ये आई डॉट आई 1 कैसे हो गया। तुम्हें समझ में आ गया क्योंकि तुमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली। तो तुम्हारे पास ए डॉट बी क्या बचा सर? एक तो ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा, ठीक है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। तो मतलब हुआ क्या? हुआ सिर्फ ये है, कहानी बड़ी आसान सी थी कि सर अगर डॉट करनी थी तो ए एक्स की मल्टीप्लाई बी एक्स के साथ, यानी आई आई के कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर दो, जे जे कैप वाले कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर दो और के कैप वाले कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर दो। बट क्यों कर दो? उस क्यों का आंसर ये है ना भाई। ये चीज़ तो है, रट ली, याद कर ली हम लोगों ने, बट ये क्यों करा ऐसा, इसकी मल्टीप्लाई इससे क्यों करी, बाकी कहाँ गए? तो भैया इसका आंसर तुम्हें अब समझ में आ गया, बाकी कंपोनेंट कैंसिल हो चुके होंगे। तो ये बन गया फॉर्मूला टाइप, जो भी आप मानना चाहो। अब मैंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे ताकि सिखा सकूँ तुम्हें। वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर बी ये रहा, कहानी चल रही है 2, डॉट प्रोडक्ट निकालना है ए डॉट बी। तो मैंने वेक्टर ए की जगह वेक्टर ए लिखा, डॉट लगाया, वेक्टर बी की जगह वेक्टर बी लिखा, ठीक बात। अब क्या करना है बच्चों का खेल, आई कैप की कॉफिशिएंट की मल्टीप्लाई आई कैप वाले के साथ कर लो, तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, ठीक है। जे कैप वाले की कॉफिशिएंट की मल्टीप्लाई, साइन का ध्यान रखना, साइन भी लेने होते हैं, जे कैप के साथ कर लो, तो 4 2 जा 8, माइनस का 8, बहुत बढ़िया। इसके बाद के कैप की कॉफिशिएंट की मल्टीप्लाई के कैप के साथ कर लो, 5 3 जा 15, सॉल्व कर लेना, इतना लगभग आएगा 13 यूनिट के आसपास। अच्छा, क्या होता अगर इस वाले केस में सेकंड वाले केस में हमारे पास सर सिर्फ 4 जे कैप होता, बाकी होते ही ना, मुझे इनसे डॉट करनी पड़ती। तो
अब जब बारी आती आई कैप के कॉफिशिएंट है 3, यहाँ पे तो आई कैप का कॉफिशिएंट है ही नहीं, तो 0 बाय डिफॉल्ट। तो 3 की मल्टीप्लाई उस 0 के साथ करते तो कितना आंसर आता, 0 आता नहीं आता, तो यहाँ पे फिर 0 आ जाता। भाई इस केस में अगर ऐसा वेक्टर अकेला दे रखा है तो उसको ऐसे लिख सकते हो ना, या अपने मन में मान सकते हो 0 आई कैप 4 जे कैप प्लस 0 के कैप, कोई गलती थोड़ी ना है, तो ऐसा मान लो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 2 वेक्टर की डॉट करनी पड़े और हर बार तीनों कंपोनेंट प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं है। तो जो कंपोनेंट है बहुत बढ़िया, जो नहीं है उसकी जगह पे 0, खत्म। ठीक भाई, अब आती है बात एप्लीकेशन की। पढ़ा चुका हूँ, बस एक स्लाइड है देख लो। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, 2 मेजर एप्लीकेशन होते हैं। एक तो एंगल निकालने वाला कि सर कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा के एंगल निकाल सकते हैं, और अगर ए डॉट बी 0 आ गई तो मोहर लगा देना कि वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा। बस ये 2 हैं, तो स्लाइड नोट करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। वही कहानी है कि अगर ए डॉट बी 0 है तो दोनों परपेंडिकुलर होंगे और एंगल ऐसे निकाल देंगे। पुरानी स्टोरी है, प्रॉपर्टी में पढ़ा चुका हूँ। एप्लीकेशन पे आइए, क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, वेक्टर ए का मॉड दे रखा है, वेक्टर बी का मॉड दे रखा है, एंगल दोनों के बीच में दे रखा है, तो ए डॉट बी पूछा है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है। तो वेक्टर ए डॉट बी क्या होता है, वेक्टर ए का मॉड होता है बी का मॉड इनटू में कॉस थीटा। ए का मॉड कितना है 2 है, बी का मॉड कितना है 3 है, कॉस थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री का है, तो 2 इंटू 3 इंटू कॉस 60 कितना होता है, हाफ होता है। तो 2 से 2 कट गया, कितना आया 3 यूनिट्स का हमारे पास आंसर आ गया। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट आसानी से निकाल ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन अब आएंगे अच्छे। तो द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स दिस वन एंड दिस वन इज। अब देखो 2 वेक्टर आ गए नहीं आ गए, सिर्फ आपको 2 वेक्टर दे रखे और तुमसे एंगल पूछ लिया इनके बीच में कितना होगा। क्या करोगे, कॉस थीटा लगाओगे। सबसे सिंपल वही होता है कि सर ए डॉट बी अपॉन ए का मॉड इंटू बी का मॉड, तो मॉड तुम्हें दोनों के चाहिए होंगे। तो एक काम करो भाई साहब, आप दोनों के मॉड्यूलस निकाल के रख लो पहले ही, ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो वेक्टर ए का मॉड, वेक्टर ए का मॉड 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, यहाँ से भी 25 आएगा ऐड करके, 25 कितना होता है 50 होता है ना। तो 25 हमारे पास रूट 50 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सॉल्व करना है सॉल्व कर लेना, नहीं तो इतना ही छोड़ दो। वेक्टर बी की बात करते हैं, वेक्टर बी का मॉड निकालते हैं। यहाँ पे भी क्या आएगा 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर लो, -5 का से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है, -5 का स्क्वायर भी तो वही आएगा। तो मॉड्यूलस में माइनस आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आंसर तो प्लस में ही आना है वैसे भी। तो ये भी कितना आएगा, सेम टू सेम रूट 50 आ गया। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब सीधे सीधा फॉर्मूला उठा के लगा दीजिए, दोनों की डॉट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू, सर दोनों वेक्टर की डॉट, बिल्कुल सही बात है, अपॉन में वेक्टर ए का मॉड इनटू में वेक्टर बी का मॉड। ऐसे तो निकालते हो। तो ए डॉट बी कैसे निकालोगे, अब डायरेक्ट आंसर लिखूंगा ए डॉट बी का, देखो ऊपर वाली साइड से कैसे, आई कैप वालों की मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3 है, 3 3 जा होता है 9, प्लस लगाया मैंने, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 4 है, 4 4 जा 16 प्लस 16 प्लस, इसके बाद प्लस 5 है माइनस 5 है, 5 5 जा 25, तो माइनस का 25 सर आया, माइनस का 25। ठीक है, बहुत बढ़िया। अपॉन में ये कितना आया, रूट 50 आया, ये भी कितना आया, रूट 50 आया। तो इक्वल टू 16 और 9 25 25 25 0, तो आंसर आया 0, यानी कॉस थीटा 0 आया। तो थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आंसर था। तो यानी यहाँ पे दोनों वेक्टर कैसे थे, परपेंडिकुलर थे। भाई हमें थोड़ी ना सपने आ रहे थे कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर आ गए, ये तो क्या पता होते क्या पता ना होते, तरीका तो ये था ना। तो आप लोग अगर यहाँ पे इस मेथड से निकालोगे तो अगर 90 का एंगल भी आया तो भी अपने आप आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन अप्लाई करना आ रहा है, कैसे 3 डायमेंशन के वेक्टर्स के बीच में एंगल निकाल सकते हो। अभी तक तुम्हें जो पढ़ाया है ना, उसमें कोई और, या पुरानी जितनी भी क्लास पढ़ाई है उनमें कोई तरीका नहीं है तुम्हारे पास कि तुम 3 डायमेंशन के अगर 2 वेक्टर्स तुम्हारे पास है तुम उनके बीच में एंगल निकाल सको। इसके लिए तुम्हें यही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, और ये सबसे आसान मेथड है, ईजिएस्ट है कि कॉस की हेल्प ले लीजिए, यानी डॉट प्रोडक्ट की हेल्प लेके आप निकाल लो, ईजी पड़ेगा हमेशा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर ए, उसने यहाँ पे बी फंसा दिया बीच में, दूसरा वेक्टर कंप्लीट है। उसने कहा है बी की वैल्यू फाइंड आउट करो अगर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है तो। अब तो ये बहुत आसान हो गया, ये इंपॉर्टेंट टाइप भी होता है, ऐसे कुछ भी ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा कुछ भी फंसा देगा। वो बोलेगा 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, अल्फा की वैल्यू निकालो, 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, बीटा की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सिंस वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ऐसा उसने बोला हुआ है, सो वी कैन से दैट, अगर ऐसा है तो 100% गारंटी है कि
कि दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगी। लेके चलो इस वैल्यू को। अब ए डॉट बी कैसे आएगा, देखो लिख लेना वेक्टर, नहीं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो 2 की मल्टीप्लाई 4 से, 4 टू जा कितना होता है 8 होता है, प्लस बी की मल्टीप्लाई 3 से, 3b हो गया 3b, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 6 से, कॉफिशिएंट तो सेम है ना, 6 3 जा 18 इक्वल टू 0। तो 3b का आपने सॉल्यूशन करा, 18 और 8 कितना होता है 26, तो वहाँ पे जाके ये माइनस का 26 हो गया। तो b की क्या वैल्यू आ गई, माइनस का 26/3। ठीक है, आ गया b का आंसर। तो b की वैल्यू -26/3 आ गई। क्वेश्चन ज़रा भी मुश्किल नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ। अगला क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी है। एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज हैं, जो आपको क्वेश्चन लास्ट वाले लेक्चर में करने को दिए थे ना, वो 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज के, उसी के आसपास आपको ये वाला क्वेश्चन भी मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिशन में भी पूछा जाता है। क्या बोला है, कोई भी वेक्टर दे देगा, कैसा भी वेक्टर, आई कैप, जे कैप, के कैप, कुछ भी, उस वेक्टर के कंपोनेंट निकलवाएगा तुमसे, किसके अलॉन्ग, ऐसे कोई भी 2 वेक्टर दे देगा, एक वेक्टर दे देगा। उसने बोला कि 2i + 5j एक वेक्टर है, इसका कंपोनेंट निकालो i + j के अलॉन्ग, इस ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालो i - j के अलॉन्ग। अब कैसे कंपोनेंट निकाल सकते हैं किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर के रेस्पेक्ट में, देखो सॉल्यूशन बिल्कुल फील दिला दूंगा इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेक्टर ए कैसा है, वेक्टर ए है 2i कैप + 5j कैप। ठीक है भाई, अच्छा ये जो 2 वेक्टर दे रखे हैं इनके नाम नहीं है, इनके नाम मान लो। सपोज इसको मैंने मान लिया वेक्टर v1, तो v1 = i कैप + j कैप। ठीक है, और दूसरे वेक्टर को मैंने क्या मान लिया, v2 मान लिया, v2 = i कैप - j कैप। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोगों ने ये सब मान लिए। अब सबसे पहले बात आती है कि इस वाले ए वेक्टर का कंपोनेंट i + j के अलॉन्ग, i + j मतलब v1 के अलॉन्ग। तो इस चीज़ को मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ यहाँ पे, थोड़ी सी कहानी मुझे ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या लिखूँगा, कंपोनेंट ऑफ किसका, वेक्टर ए का, किसके अलॉन्ग सर, अलॉन्ग व्हाट, अलॉन्ग वेक्टर v1। तो वेक्टर v1 के अलॉन्ग कंपोनेंट निकालना है। तो कैसे निकालूं वेक्टर v1 के अलॉन्ग कंपोनेंट, ज़रा इस बात को थोड़ा सा समझना ध्यान से। आपके पास ये वेक्टर v1 है, सपोज ये क्या है, ये है वेक्टर v1, ये है आपके पास वेक्टर a। ठीक है, इनके बीच में होगा कुछ एंगल, मुझे तो पता नहीं है इनके बीच में जो भी एंगल होगा, आई डोंट नो। भाई कुछ तो एंगल होगा ना 2 वेक्टर्स के बीच में, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कुछ एंगल होगा थीटा नाम से, आई डोंट नो। तो मुझे क्या करना है, मुझे वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना है v1 के अलॉन्ग। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि वेक्टर ए की जो परछाई आएगी इस v1 के अलॉन्ग, वो कितनी आएगी, इतने हिस्से में आएगी, नहीं आएगी, और वो कितनी होगी, वो होगी a cos थीटा। आपको समझाया था अभी थोड़ी देर पहले भी। तो यानी ये जो मेरे पास कंपोनेंट आया वेक्टर ए का, वो a cos थीटा आ गया। बट ये तो स्केलर क्वांटिटी है, a cos थीटा तो स्केलर क्वांटिटी है ना, वेक्टर में थोड़ी ना है। बट आपको तो वेक्टर चीज़ चाहिए भाई, किसी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है तो वेक्टर ही तो आएगा। तो आपने वेक्टर ए की परछाई देखी इस v1 के अलॉन्ग, v1 मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसके अलॉन्ग परछाई कितनी आई, a cos थीटा आई। आपको इस परछाई को वेक्टर बनाना है, अभी ये स्केलर है, तो क्या करना है, इस परछाई में आप, अब ये परछाई किसके अलॉन्ग है, v1 के अलॉन्ग है, तो v1 के कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब कंपोनेंट कैसे आ जाएगा, ये जो a cos थीटा आया ना, ये वेक्टर नहीं है, स्केलर है, मुझे इसे वेक्टर बनाना है। तो ये किस डायरेक्शन में है, ये v1 वाले डायरेक्शन में आया है आपका a cos थीटा, तो आप इसमें v1 के कैप से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो v1 के कैप से, यानी किसी भी पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू में, मतलब किसी भी पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड में अगर मैं एक यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ओवरऑल आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी तो आएगी मेरे पास। ठीक है, तो कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, डायग्राम तुम्हारे सामने बच्चों की तरह बना दिया कि वेक्टर ए का कंपोनेंट निकाला, a cos थीटा आया। ठीक है, किसके अलॉन्ग निकाला, ये तुमने v1 के अलॉन्ग तो निकाला, a cos थीटा आया। बट ये तो स्केलर है, इसको वेक्टर कैसे बनाऊं। अब ये a cos थीटा किस डायरेक्शन में है, v1 के डायरेक्शन में है, तो जिसकी भी डायरेक्शन में होता है उसके डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से उठा के मल्टीप्लाई कर दो। तो v1 के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब क्या करोगे, a की जगह a मतलब मैग्नीट्यूड है सिर्फ, cos थीटा का मतलब क्या होता है, a डॉट वॉट, cos थीटा, थीटा किसके बीच में एंगल था, थीटा a और v1 के बीच में एंगल था, तो क्या आएगा, a डॉट v1 है ना, अपॉन में a का मैग्नीट्यूड मतलब a इंटू v1 का मैग्नीट्यूड मतलब v1। ठीक है, ये आया। साथ में ये क्या है, v1 कैप। अब v1 कैप कैसे निकाल लोगे, v1 कैप निकालने के लिए किसी भी वेक्टर v1 यानी वेक्टर v1 को
वेक्टर v1 के मॉड से डिवाइड कर देंगे। तो ये मेरे पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। देखो सारे फॉर्मूले खुल लिए, एक ही जगह ए रखा, कॉस थीटा ऐसे निकालूंगा बिल्कुल, v1 कैप कैसे निकालूंगा, वेक्टर v1 को उसके मॉड से डिवाइड कर दो। अब देखो हुआ क्या, ए से ए कट गया, थोड़ी सी शक्ल चेंज कर लो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर v1 बचा मेरे पास यहाँ पे, इनटू में वेक्टर v1 बचा बाहर, है ना। ये मल्टीप्लिकेशन है, ये नीचे डॉट नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना, ये बाहर डॉट नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल मल्टीप्लाई है। v1 बचा अपॉन में v1 स्क्वायर बचा, ठीक है। इतनी वैल्यू आई है, बस अब क्या करना है, वैल्यू को भर दो। क्या आप वेक्टर a डॉट v1 नहीं निकाल सकते? सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, यहीं पे निकाल लो, इसी जगह पे कर देता हूँ क्वेश्चन को। a डॉट v1 इसकी डॉट v1 से निकालो, तो 2 इंटू 1 2, 5 इंटू 1 5, तो 5 और 2 7, डॉट आई 7, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट कितनी आ गई, 7 आ गई। इनटू में v1 वेक्टर कितना है, सर v1 वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, भर दिया हम लोगों ने। अपॉन में v1 वेक्टर का स्क्वायर, तो v1 वेक्टर का स्क्वायर कितना आएगा। अब v1 वेक्टर का अगर मॉड निकालोगे तो v1 वेक्टर का मॉड निकालते तो क्या आता, √2 आता। v1 वेक्टर का मॉड कितना आता, √2 आता, तो स्क्वायर कितना आ गया, 2 आ गया। तो कंपोनेंट समझ में आया तुम्हें, ये हमारा आंसर था। ध्यान से देखते रहना, अभी एक और दूसरा भी कराऊंगा, वहाँ से कहानी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ ये करना है, उसके बाद सिर्फ सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है। तो क्या आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी आई या नहीं आई, हाँ बिल्कुल एक वेक्टर क्वांटिटी हमारा आंसर आया। अब क्या करेंगे, इस वेक्टर a का i माइनस जे के अलॉन्ग कंपोनेंट निकालेंगे, यानी i माइनस जे मतलब v2 के अलॉन्ग कंपोनेंट निकालेंगे। v2 का अगर मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता तो वो भी कितना आता, वो भी आता √2, ठीक है। खैर अब जरा कंपोनेंट निकालते हैं वेक्टर a का v2 के अलॉन्ग। तो फिर से लिखूंगा वही कहानी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलॉन्ग विच वेक्टर, अलॉन्ग v2 वेक्टर, ठीक है भाई, v2 के अलॉन्ग निकालना है। तो फिर से वही कहानी, सर हमारे पास ये मेरा वेक्टर a है, ठीक है, ये यहाँ पे मेरे पास इस तरह से मेरा वेक्टर v2 है, और ये एंगल होगा कुछ फाई थीटा, नहीं अब की बार फाई मान रहा हूँ ना, वेक्टर तो चेंज हो गया अब की बार, ठीक है। अच्छा अब इसका जो कंपोनेंट आएगा a का, इसके अलॉन्ग ये कंपोनेंट यहाँ पे क्या आएगा, ये कंपोनेंट आएगा सर a cos फाई, बहुत बढ़िया, a cos फाई कंपोनेंट आएगा। अब ये कंपोनेंट तो निकल गया, बट ये स्केलर फॉर्मेट में है, तो उसको वेक्टर बनाना है। तो इस कंपोनेंट में किस डायरेक्शन में आया, ये v2 के डायरेक्शन में आया, तो v2 के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। यानी क्या करना होगा कि सर a cos फाई में तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट ये स्केलर है, तो आप क्या करो, इसमें v2 वेक्टर के कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या करें, अब सॉल्यूशन करना है, तो वेक्टर a, हाँ जी, cos फाई, फाई a और v2 के बीच में एंगल है, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर v2 अपॉन में वेक्टर a का मॉड सिर्फ a लिख दूँ, वेक्टर v2 का मॉड सिर्फ v2 लिख दूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनटू में v2 कैप, किसी का भी कैप कैसे निकालते हैं, उस पर्टिकुलर वेक्टर को उसी के मॉड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सारे फॉर्मूले तो लिखने हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट तो पढ़ाएं, उसमें क्या दिक्कत है। तो a से a गायब हो गया, ठीक है बात। चलो अब ऊपर a डॉट v2, a और v2 का क्या डॉट आएगा, इस वेक्टर की डॉट इससे करनी है, तो 2 1 जा 2 प्लस का 2, 5 1 जा 5 माइनस का 5, तो 2 में से 5 जाएंगे, माइनस का 3 बचेगा, तो कितना आएगा ऊपर, -3 आएगा a डॉट v2 करने के बाद। अच्छा वेक्टर v2 कितना है सर, वेक्टर v2 आई कैप माइनस जे कैप है, बहुत बढ़िया, अपॉन में v2 स्क्वायर। अब v2 कितना है, v2 सर √2 है, तो √2 कितना हो गया, सिर्फ 2 हो गया। यानी हुआ यूं कि माइनस का 3/2 आई कैप और माइनस माइनस प्लस 3/2 जे कैप, ऐसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ये कंपोनेंट। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है। MCQ आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, 12th में वेक्टर अलजेब्रा जो पढ़ाई जाती है तो वहाँ पे भी ऐसा क्वेश्चन तुम्हें नजर आएगा बिल्कुल, और आपने यहाँ पर भी अपने 11th के फिजिक्स में इसको सॉल्व करके देख लिया। NCERT में दिया हुआ है, देख लेना, क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है ना। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वैल्यू का मेरे को नहीं पता, बट तरीका ये सबसे आसान है। ऐसा डायग्राम बनाइए, कॉम्पोनेंट निकल गया a cos थीटा, कुछ याद नहीं करना है, इस a cos थीटा में जिस डायरेक्शन में आया है उस डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर लिया। इसकी बार अब का कंपोनेंट निकालना था v2 के अलॉन्ग, तो कंपोनेंट तो वही आएगा a cos थीटा या फाई। अब की बार इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी, v2 के कैप से कर दी, खत्म कहानी। तो समझ में आ रही है बात। तो ये बड़ा अच्छे क्वेश्चन हमारे पास थे, ठीक है भाई। नाउ नेक्स्ट वन, द एंगल बिटवीन p प्लस क्यू, दो वेक्टर होंगे, उनका रिजल्टेंट है p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, इनके बीच में एंगल पूछा है कितना होगा। अब इसको अगर बुक मेथड से या तुम इंटरनेट पे सर्च करोगे तो तुम्हें बहुत बकवास आंसर मिलेगा, इसका मैं तुम्हें बिल्कुल फील करा दूंगा आंसर,
कोई सॉल्व नहीं करना भाई। देखो MCQ फॉर्मेट में ही ये पूछा जा सकता है, अदरवाइज इसको नॉर्मली अगर सॉल्व करोगे तो आंसर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी आता है तो MCQ में बनेगा। और देखो किस तरह से हम लोग उसका चुटकियों में आंसर निकाल लेंगे। तीनों केस, यहाँ 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी, उसने कुछ नहीं दिया, बस उसने 2 वेक्टर का एडिशन करवाया, उन्हीं का सब्ट्रैक्शन करवा दिया। अब ये तो बताया ही नहीं कि दोनों वेक्टर में से कौन सा वेक्टर ग्रेटर था या दोनों वेक्टर इक्वल थे। तो दोनों केस लेके चलते हैं, समझना बात जरा ध्यान से। सॉल्यूशन में अगर पहले केस की बात करते हैं, अगर मेरे पास वेक्टर P ग्रेटर होता, नहीं वेक्टर P का मैग्नीट्यूड वेक्टर Q के मैग्नीट्यूड से अगर ग्रेटर होता तो क्या होता। देखना ध्यान से कैसे करूँगा। मेरे पास है एक वेक्टर P, ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरे पास एक वेक्टर Q, ठीक है, ये वेक्टर Q, इनके बीच में कुछ एंगल भी होगा, ठीक है। अब देखो कौन सा वेक्टर आपने बिगर माना है, P वाले वेक्टर को बिगर माना है। तो ध्यान रखना दोनों में से जो वेक्टर बड़ा होता है ना, यानी 2 फोर्सेज में से जो फोर्स बड़ा होता है तो रिजल्टेंट थोड़ा सा उसकी तरफ इंक्लाइंड होता है। तो रिजल्टेंट यहाँ पे बड़े वाले वेक्टर की तरफ आएगा। ये कॉमन सा रूल है, कभी भी करके देख लेना एंगल वगैरह निकाल के। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट आएगा वो बीचों बीच नहीं आएगा, थोड़ा सा P की तरफ झुका हुआ आएगा। तो ये मेरा क्या आया, ये मेरा P प्लस Q आया। बात मानते हो मेरी? बहुत आसान है, इससे आसान तरीका कहीं नहीं मिलने वाला, देख लेना चाहे तुम। अच्छा, अब P माइनस Q निकालना है तो भैया इसको पीछे ट्रेस करो, Q वाले को पीछे ट्रेस करो, तो ये क्या बन गया, माइनस Q बन गया। ये मैं सिखा चुका हूँ तुम्हें अच्छे से। तो अब ये वेक्टर माइनस का Q है, ये वेक्टर P है, अभी भी वेक्टर P बड़ा है, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ की तरफ आएगा, इसका रिजल्टेंट भी P की तरफ आएगा। तो रिजल्टेंट बीचों बीच ना आके थोड़ा सा P की तरफ आएगा, कुछ ऐसे आएगा, है ना। तो रिजल्टेंट मैंने P की तरफ बनाया, और ये रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा वेक्टर P माइनस वेक्टर Q। ये बात भी समझ में आती है। अब ज़रा ध्यान से डायग्राम को देख लो कि तुमने P प्लस Q और P माइनस Q निकाला है। जब P ग्रेटर देन Q था तो ये जो एंगल आया है P प्लस Q और P माइनस Q के बीच में, नाउ दिस सपोज दिस एंगल इज फाई, तो ये एंगल एक्यूट आया है, साफ साफ नज़र आ रहा है। नाउ फाई कैसा आया है, फाई एक्यूट एंगल आया है। एक्यूट का मतलब क्या होता है, 0 से 90 के बीच में ये कुछ भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ गई? पहली कंडीशन से तो समझ में आया कि फाई एक्यूट हो सकता है, बहुत बढ़िया। दूसरी कंडीशन लगा के देखो, ऐसे करोगे मजा आएगा क्वेश्चन को करने में। क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व होगा। भाई क्या पता ऐसा होता कि वेक्टर Q वेक्टर P से ग्रेटर हो जाता, हाँ बिल्कुल पॉसिबिलिटी थी। तो उस केस में क्या होता, फिर से डायग्राम बना लेते हैं भाई, ये वाले कोशिश करते हैं ये डायग्राम बना के इसको सॉल्व करने की। ये वेक्टर P है सर हमारे पास, ये वेक्टर मेरे पास Q है। अब की बार वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है ना, ऐसी रफली एग्जांपल से समझा रहा हूँ। तो बीच में एंगल कितना था सर, बीच में एंगल तो वही थीटा था। तो अगर ग्रेटर है Q वाला तो रिजल्टेंट Q की तरफ आएगा, कुछ ऐसे आएगा, Q की तरफ रिजल्टेंट बना दिया, यानी P प्लस Q जो आया वो Q की तरफ आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब की बार नेगेटिव वाला शो करना था तो मैं इसे पीछे ले गया, मैंने क्या करा, ये हो गया मेरा माइनस का Q, ठीक है। अच्छा, अब वेक्टर P ये रहा, वेक्टर माइनस Q ये रहा, इनका रिजल्टेंट सर Q वाला मैग्नीट्यूड बड़ा है तो Q की तरफ आएगा, तो Q की तरफ लेके आ गए, ऐसे आ गया Q की तरफ, तो ये क्या आया, P माइनस Q आया। समझ पा रहे हो ना, फील देखो बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रही है यहाँ से। तो P प्लस Q P माइनस Q आया। अब इसके बीच में एंगल क्या नज़र आ रहा है, ये फाई वाला एंगल है। तो ये फाई वाला एंगल ऑब्ट्यूज है या नहीं है, तो ये फाई एंगल अब की बार कैसा है, 90 से ग्रेटर नज़र आ रहा है, साफ साफ। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, 90 से तो बड़ा होगा एंगल और 180 से छोटा होगा। पहला केस ये कह रहा था कि एंगल 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है। दूसरा केस क्या कह रहा था कि एंगल 90 से 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब दोनों बातें फुलफिल करने वाला एक ही तो ऑप्शन बचा यहाँ पे, कौन से वाला, बी ऑप्शन। तो मतलब दो वेक्टर P प्लस Q P माइनस Q है तो एंगल 0 से 180 के बीच में कुछ भी आ सकता है, क्योंकि दोनों बातें भाई, अगर P इज ग्रेटर देन Q हुआ तो एक्यूट आ जाएगा, तब भी बात सही बैठती है, और Q इज ग्रेटर देन P हुआ तो ऑब्ट्यूज आ जाएगा, तब भी बात सही बैठती है। अब बच्चे क्या पूछते हैं इसमें कई बार, सर अगर Q और P बराबर हुए तो, अगर Q और P बराबर हुए तब देख लो ज़रा, तब भी बात वही बैठेगी। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, टेंशन ना लो उस बात की भी। अगर P और Q बराबर हुए कि सर ये मेरे पास P है, ये मेरे पास Q है, ये P और Q बराबर हैं कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे है। अगर दो वेक्टर बराबर होते हैं तो उनके रिजल्टेंट बीचों बीच आता है, ये तो पढ़ा चुका हूँ, θ/2 पे आएगा रिजल्टेंट इसका, तो ये आएगा P प्लस Q। इतनी तो बात समझ में आती है, क्योंकि आपने क्या बोला इस केस में, इसमें आपने बोला है कि वेक्टर P का मैग्नीट्यूड Q के बराबर है, आप उस केस को जस्टिफाई करके देख रहे हो, बहुत बढ़िया। अब नेगेटिव वाला भी निकालना पड़ेगा, उसको भी निकाल लेते हैं। ये हो गया मेरे पास माइनस Q। देखो ऐसे कहीं तुम्हें बुक में नहीं मिलेगा, और वेक्टर इससे आसान हो नहीं सकता, बिल्कुल मज़े में आपका सॉल्व हो जाएगा। ये P है और ये Q है। सर ये जो बीच में एंगल हुआ करता था, ये एंगल कितना हुआ करता था, 180 में से थीटा माइनस कर दो,
कितना आएगा, पाई माइनस थीटा आया करता था, ये तो एंगल आएगा ना के बीच में। तो P और माइनस क्यू पाई माइनस थीटा पे लगे हुए हैं, इक्वल वैल्यू के हैं आप बोल रहे हो, तो रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा। रिजल्टेंट जो आएगा कि रिजल्टेंट होगा क्या, रिजल्टेंट P माइनस क्यू होगा, बीचों बीच आएगा। बीचों बीच का मतलब क्या है कि यहाँ से जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना होगा, टोटल है पाई माइनस थीटा, तो ये होगा पाई माइनस थीटा बाय 2। समझ पा रहे हो ना बात। तो आप अब ग्रीन वाली लाइंस के बीच में एंगल ज़रा चेक कीजिए, ये जो ग्रीन वाली लाइन के बीच में टोटल एंगल बनेगा, है ना, ऐसे दिखा रहा हूँ, ग्रीन वाली लाइंस के बीच में जो टोटल एंगल बनेगा कितना बनेगा, एक तो है पाई माइनस थीटा बाय 2 ये नज़र आ रहा है, प्लस में आपको थीटा बाय 2 नज़र आ रहा होगा। भाई देखो पाई माइनस थीटा बाय 2 तो यहाँ नज़र आ रहा है और थीटा बाय 2 ये नज़र आ रहा है। सॉल्व जरा करके देखना, यू विल गेट पाई बाय 2 और नॉट। कितना आया, 90 आया है, नहीं आया। तो 90 क्या 0 से 180 के बीच में नहीं आता। तो अगर दोनों वेक्टर बराबर भी हुए ना तब भी P प्लस क्यू और P माइनस क्यू के बीच में 90 का एंगल बनेगा। तो मुझे क्या पता ये बराबर है, ग्रेटर है, क्या है, तो बट इतनी गारंटी 100% क्लैरिटी के साथ हो गई वही बिना किसी फॉर्मूले लगाए कि हाँ एंगल 0 से 180 के बीच में ही होगा जो भी होगा। तो मेरी बात समझ में आ गई, ये बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन कराया है। इसका सॉल्यूशन तुम्हें ऐसा कहीं पर भी नहीं मिलेगा, सिर्फ मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, बहुत बेकार है, वहाँ आधी चीज़ें तुम्हें समझ में भी नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये बहुत ईजी वे में सॉल्यूशन हम लोगों ने कर डाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, द एंगल्स विच अ वेक्टर, ये एक वेक्टर है, मेक्स विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। भाई ये स्पेस में प्रेजेंट कहीं एक वेक्टर होगा ना, स्पेस मतलब 3D में, ऐसे ये x है, सपोज ये y है, ये z है, और हमारा ये वेक्टर ऐसे है कहीं को, है ना, इस तरह से वेक्टर है। तो इसने y एक्सिस से भी कुछ बना रखा है, x से भी कुछ बना रखा है, z से भी कुछ बना रखा है, तीनों एक्सिस से तुम्हारे कुछ ना कुछ एंगल बने हुए, तुमसे वही पूछे कितने कितने के एंगल बनाएगा। अब तो बड़ा बेकार क्वेश्चन हो गया, एक वेक्टर का किसी एक वेक्टर से एंगल तो आया करता था, मुझे एक्सिस से एंगल निकालने तो नहीं आते। भाई मुझे ज़रा बताओ, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ कि आपको इस वाले वेक्टर का एंगल एक्स एक्सिस से निकालना है, फिर वाई से निकालना है, फिर जेड से निकालना है, बाद की बात है। इसका एंगल एक्स एक्सिस से निकालना है। सोचो ज़रा, याद करो कि क्या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई रिश्तेदार है तुम्हारा, याद करो। हाँ है, एक है आई, उसका नाम है, टोपी पहनता है, आई कैप, आई नाम का है ना एक बंदा जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रहता है और वो टोपी पहनता है, यानी आई कैप, हम जानते हैं आई कैप को कि वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रहता है। तो बस अब क्या करो, आपके पास एक वेक्टर तो ये हो गया, दूसरा वेक्टर कौन हो गया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, आई कैप हो गया, निकाल लो एंगल। अब क्या करना, अब तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। तो क्या करेंगे, एंगल ऑफ, इसको वेक्टर ए लेट कर लेता हूँ, ठीक है भाई, मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है। एंगल ऑफ वेक्टर ए विद एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक रिश्तेदार ढूंढ लिया, आई कैप मिला। बस अब आई कैप मिला तो अब दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने में तो तुम महारती हो। तो क्या करोगे, कॉस, मैं सपोज करो एंगल को अल्फा मान लेता हूँ, तो कॉस अल्फा क्या आएगा, वेक्टर ए की उस वेक्टर से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर क्या है, आई कैप है, उससे डॉट कर लोगे अपॉन में दोनों का मॉड्यूलस। यही तो आता है भाई, क्या बिल्कुल भी मतलब हल्का सा इसमें सोचना है, कुछ नहीं करना, बड़े ही आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं। अब ए डॉट आई कर रहे हैं, ओरली करूंगा क्वेश्चन में, ए डॉट आई, ए वेक्टर ये नजर आ रहा है, आई तो आई है बेचारा, तो आई कैप के आई कैप वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 बन जा 1 होता है, ठीक है 1 आएगा, बाकी जे और के तो यहाँ पे है ही नहीं, तो बस ऊपर क्या आ गया, ऊपर तो 1 आ गया, आई डॉट ए डॉट आई कैप करके, अपॉन में वेक्टर ए का मॉड्यूलस। सर वेक्टर ए का मॉड्यूलस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 3 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, ओरली निकालने आनी चाहिए, पेन कम से कम चलाओ। आई कैप यूनिट वेक्टर है, मॉड 1 होगा हमेशा, तो आ गया 1/2, तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है, तो अल्फा आ गया 60, यानी एक्स एक्सिस से एंगल 60 बन रहा होगा, तो पहला आंसर 60 आना चाहिए। इन दोनों में 45 आ रहा है, तो ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, तो दो ऑप्शन तो तुमने एक वैल्यू निकालते काट दिए, दो ऑप्शन बचे, ठीक है। अब दूसरा एंगल भी 60 आएगा, थोड़ा दिमाग लगाना, बुद्धि लगाना इसमें थोड़ी सी। भाई आपके पास एक्स वाई जेड से रेस्पेक्टिवली डेटा है, तो आपका पहला एंगल तो 60 आ गया, हाँ आ गया, दूसरा दोनों में 60 है, तो कुछ से डिस्टिंग्विशन नहीं हो सकता, तो मतलब अब की बार आप वाई एक्सिस से एंगल मत निकालना, वो 60 ही आएगा, कंफर्म है, उसने बोल दिया। आप जेड एक्सिस से निकाल लो भाई साहब, तब आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो अब क्या करूं, एंगल विद जेड एक्सिस, तो ऑप्शंस के साथ खेलना सीखो, कैसे क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। विद जेड एक्सिस, क्या जेड एक्सिस के अलॉन्ग कोई रिश्तेदार है, हाँ के कैप है, तो बस मजे आ गए। उसको मैंने क्या मान लिया, कॉस गामा मान लिया, बीटा को तो मैंने छोड़ दिया, बीटा तो मैंने निकाला ही नहीं। तो वेक्टर ए डॉट जेड एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर होता है के कैप, अपॉन में वेक्टर ए का मॉड और के कैप का मॉड। अब ए की के कैप से डॉट करनी है, के कैप,
अब देखो के कैप से डॉट करनी है, मैं ऊपर लिख देता हूँ के कैप, मेरे पास के कैप ये रहा, के कैप से डॉट करनी है तो आई कैप जे कैप तो ही नहीं भूल जाओ, के कैप मिल गए, तो √2 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, तो √2 बन जा, √2 बचेगा, तो ऊपर आएगा √2 अपॉन में वेक्टर ए का मॉड 2 आया था, के कैप तो यूनिट वेक्टर है, कितना आया 1, तो ये √2 अपॉन 2 क्या आ गया 1 अपॉन √2 आ गया, और कॉस गामा 1 अपॉन √2 है, तो गामा कितना आएगा, गामा आएगा 45 डिग्री का, तो गामा 45 का आ गया, यानी 45 तीसरे वाले पे आंसर आना चाहिए, तो ऑप्शन सी आपने लगा डाला। 60 तो निकाल ही लिया था ना, बाकी 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए थे, अगला एंगल भी 60 है, तो अगला क्यों निकाल रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो भाई। अगर ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो निकालो, आप कॉस अल्फा भी निकालो, फिर कॉस बीटा भी निकालो, सब निकालो, बट अगर ये MCQ है तो भैया अपना टाइम बचाओ ना, दूसरा तो 60 आना ही आना है, तीसरा Z एक्सिस से डिफर कर रहा है, तो ये डिसाइड करेगा ऑप्शन कौन सा होगा, तो बस आपने निकाला 45 आया और आपने C को टिक मारा और आप आगे निकल गए। समझ में आई बात, तो एक बढ़िया ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये। अगले पे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट में एक MCQ एक और है, वेक्टर की डॉट दे रखी है, इक्वल है माइनस ऑफ ए का मॉड बी का मॉड, देन ये कहानी क्या होगी, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। अब ये क्या होता है ए डॉट बी, सर ए का मॉड होता है, बी का मॉड होता है, इनटू में कॉस थीटा होता है, बहुत पढ़ चुके, थक चुके से पढ़ के तुम, तो वेक्टर ए वेक्टर बी ये हो गया, कैंसिल कर दो, ये पूरी कहानी इन दोनों से कैंसिल हो जाएगी, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा -1 हो जाएगा, और कॉस थीटा -1 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है, तो थीटा कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। अगर दो वेक्टर के बीच में 180 का एंगल है तो मतलब ये हुआ कि अगर वेक्टर ए ऐसे लग रहा था तो वेक्टर बी ऐसे पीछे को लग रहा होगा, तभी तो 180 का एंगल बनेगा दोनों के बीच में। तो यानी कैसे हैं दोनों वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ए एंड बी एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। कितने जल्दी आंसर निकलेंगे, यूं ही हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। चल नेक्स्ट वन, अब देखो क्वेश्चन बहुत सारे इसलिए कराता हूँ ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो पाए। एक दो क्वेश्चन करने से टॉपिक पढ़ लिया, एक क्वेश्चन कर लिया, इससे मज़ा नहीं आता। जब तक तुम 50-60 क्वेश्चन नहीं कर देना तब तक आपके कॉन्सेप्ट सॉलिड नहीं होते। आपने 2-4 क्वेश्चन कर लिए, अपने मन को तसल्ली दे दी, एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आएगा तो चांसेस हैं या तो आपको उसे करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, अदरवाइज आप उसे छोड़ के आ जाओगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो पाए, आप जल्दी से चीज़ों को सॉल्व कर पाओ, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस लेवल बढ़ाना पड़ेगा। जो चीज़ें हैं उनको बहुत अच्छे से समझो, उसके बाद दबा के प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन गलत ही तो होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जब गलत होंगे उसके बाद सही भी हो ही जाएंगे, ठीक है। चलो खैर, एक वेक्टर है, द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है, मतलब परछाई निकालनी है उस वेक्टर की ऑन द XY प्लेन, है ना। XY प्लेन पे उसकी परछाई निकालनी है, उसका भी मैग्नीट्यूड बताना है। अब देखो कैसे, सपोज एक वेक्टर ये ऐसे होगा ना, मतलब हमारे पास x एक्सेस है ना, y एक्सेस, ऐसे z एक्सेस, ये वेक्टर कहीं होगा ऐसे 3D स्पेस में, इस तरह से कोई यूनिट वेक्टर, ऐसे पोजीशन वेक्टर होगा हमारे पास ये। तो इसने क्या कर रखा होगा, इस पे यहाँ से कोई एंगल बना रखा होगा, यहाँ से कोई एंगल बना रखा होगा, और z एक्सेस से कोई एंगल बना रखा होगा। अब अगर ऊपर से टॉर्च की रोशनी डालूँ मैं इस तरह से, है ना, ऊपर से इस पर रोशनी डालूँ, तो इस वेक्टर की परछाई XY प्लेन में कितनी पड़ेगी उसको कैसे निकालूंगा। बहुत आसान तरीका है। XY प्लेन की बात कर रहे हैं तो XY प्लेन में Z वाले पार्ट का तो कोई काम ही नहीं है, तो उसका मतलब इसका जो प्रोजेक्शन आएगा XY प्लेन में वो सिर्फ इतने हिस्से की वजह से आएगा। भाई इतने हिस्से की वजह से आएगा ना भाई, ये एक x वाला हो गया, एक y वाला हो गया, तो बस इतने हिस्से की वजह से प्रोजेक्शन आएगा, तो इसी का हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। आपको XY प्लेन में ही तो निकालना था, सपोज YZ प्लेन में पूछा होता तो YZ प्लेन में सिर्फ इतना हिस्सा काम आता, उससे निकाल लेता। ठीक है बच्चों, तो क्या करूँगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर R ऑन XY प्लेन, XY प्लेन पे इसका प्रोजेक्शन निकालना है ना, मैग्नीट्यूड निकालना है। इनफैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऊपर लिख लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन दिस वन। तो ये कैसे निकालोगे, सिंपल सा आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्यों भाई, इतना ही तो वेक्टर यूज़ करोगे जो मैंने राउंड करा है, कितना आ जाएगा, √10 यूनिट्स का। बताओ खत्म आंसर, नहीं तो सोचते रहते बैठ के क्या करें। तो इतनी जल्दी हमारे पास आंसर क्लियर हो गया। तो आपका प्रोजेक्शन निकालना है, सोचो ना, प्रोजेक्शन निकालने में Z कंपोनेंट का कोई ना कोई रोल होगा, XY प्लेन पे निकालना है, तो X और Y कंपोनेंट को देखो ना, तो बस X और Y कंपोनेंट ये रहे, इससे आंसर कितना आया, √10 यूनिट का आया, दैट्स इट। चलिए भाई, अब ये क्वेश्चन फाइनली इतना करा दिया, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के हैं। 2 वेक्टर परपेंडिकुलर दे रखे हैं, अल्फा तुमसे पूछ लिया, तुम जानते हो कैसे करना है। इसके बाद एंगल पूछा है 2 वेक्टर के बीच में, सिंपल कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगा के आप लोग कर सकते हो आराम से, कोई ना कोई ऑप्शन जरूर मैच करेगा।
नेक्स्ट वन कंपोनेंट पूछा है इस वेक्टर का i प्लस जे के लॉन्ग। अभी भी सिखाए, 2 क्वेश्चन करवाए थे, एक के अंदर ही एक i प्लस जे के लॉन्ग था, एक i माइनस जे के लॉन्ग था। तो देखना कौन सा कंपोनेंट आएगा। अच्छा एक बात और, एक यहाँ पे गड़बड़ और होती है, यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड दे दिया तो भैया ये कैसे निकाल दूंगा मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में देखो क्या करोगे, बड़ा ही ब्यूटीफुल सा आंसर है भाई। सोचो आपके पास, ये थोड़ा सा तुम्हें सिंप्लीफाई करवा देता हूँ। अगर MCQ में ऐसा ऑप्शन हो, ये मेरे पास वेक्टर v1 मान लेते तो v मान लो उसको, खाली ये वेक्टर v हो गया। प्रोजेक्शन इस वाले का कैसे आएगा सर, ये प्रोजेक्शन आएगा कितना आएगा, a cos थीटा आएगा। अब की बार आपको वेक्टर फॉर्मेट में आंसर थोड़ी ना देना है, सारे स्केलर आंसर्स हैं। तो आपके पास जो प्रोजेक्शन आएगा वो सिर्फ किसके इक्वल आ जाएगा, a cos थीटा की इक्वल आ जाएगा ना। अब आपकी बार आपको v कैप से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वेक्टर थोड़ी ना आंसर देना है, आपको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बनानी है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। तो a वाले वेक्टर का जो परछाई, जो कंपोनेंट आएगा वो सिर्फ a cos थीटा ही तो आएगा। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो बस ये निकाल लेना, a तो a है ही, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा a और v के बीच में एंगल है, तो a डॉट वेक्टर v अपॉन में a का मैग्नीट्यूड और v का मैग्नीट्यूड। ठीक है भाई, बस इतना सॉल्व करना है, v कैप की ज़रूरत नहीं है। v कैप की ज़रूरत तो तब होगी जब वो आपसे बोलेगा, ऐसे कोई MCQ नहीं दिया हुआ होगा और उस सिचुएशन में आपसे सिर्फ कंपोनेंट पूछेगा ना, तो आप वेक्टर क्वांटिटी में निकाल के आओगे। बल्कि इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा सही करके ऐसे लिख लेना, द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, क्योंकि कंपोनेंट से तो बंदा हमेशा वेक्टर ही निकाल के आएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, ठीक कर लेना इस चीज़ को, द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट लिख लेना, तब बेटर है, समझ में आएगा कि हम मैग्नीट्यूड निकालना है। और अगर मैग्नीट्यूड नहीं होगा, सिर्फ कंपोनेंट पूछा है, तो ऑब्वियसली बात है v कैप से मल्टीप्लाई भी करोगे और जैसे कहानी समझाई थी वैसे ही सॉल्व होगी। अगला क्वेश्चन ये करना है, ये क्वेश्चन जो पुराना मतलब नेक्स्ट पिछले वाला जो लेक्चर था तुम्हारा, उसमें करवाया था कि यूनिट वेक्टर निकालना था जो पैरेलल होगा इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के। तो आपने क्या करा था, आर वेक्टर निकाल लिया था इनसे, इन दोनों को ऐड करके a प्लस बी से, याद आ रहा है ना कुछ, और आर वेक्टर आ गया तो आपको इसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर निकालना, तो क्या निकाल दिया था तुमने, आर कैप निकाल दिया था। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन है पुराने वाला, ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक जाके हमारा आज स्केलर प्रोडक्ट, जिसको आप डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हो, उसकी कहानी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट क्लास जब हमारे पास आएगी तो वहाँ से हम लोग दूसरे टाइप का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देंगे जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। और आपका ये फिजिक्स में पढ़ा हुआ वेक्टर वाला पार्ट यहाँ तो पूरे फिजिक्स में, पूरी 11th में या 12th में कहीं पर भी काम आ जाता है। आई कैप, जे कैप, के कैप, पूरी 12th में कहीं पर भी फंस जाएंगे, तो ध्यान रखना। तो ये पढ़ा हुआ तुम्हारे पूरे 11th 12th में काम आएगा। इसके अलावा जो बच्चे मैथमेटिक्स जिनके पास है, तो उनके मैथ्स में तो 12th में बहुत सारा वेक्टर आता है, तो उनका एक सॉलिड फाउंडेशन अभी तैयार हो जाएगी।